Yes, hello everyone. Hello to all of you. Hello to all of you. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है. A very good evening to everyone. A very good evening to everyone. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में, बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है. ऑडियो वीडियो क्लियर है, बढ़िया. मैं एकदम ठीक. हाँ, बेहतर. तो ठंड बहुत हो रही, सभी लोग मौसम का ध्यान रखें. ठीक है, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत करीब है. तो एक थोड़ा सा भी टाइम आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि इन सब चीज़ों की वजह से आपका रिवीजन प्रैक्टिस कहीं में कहीं कोई डिस्टरबेंस हो. तो दिस टाइम इज़ वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. तो सभी लोग अच्छे से अपना ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा बाहर जाना बिल्कुल अवॉइड करेंगे. अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो बाहर जाना अवॉइड करिए, मौसम खतरनाक है. ठीक है भाई. चलिए, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे हाईवे इंजीनियरिंग के, और हाईवे इंजीनियरिंग में हमारा डिस्कशन जो चल रहा था दैट वाज रिलेटेड टू द जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ द रोड. और जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ द रोड में हम लोगों ने जो डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था, वो हम लोगों ने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था साइड डिस्टेंसेस तक का. तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस और हेडलाइट साइड डिस्टेंस, दीज आर द साइड डिस्टेंसेस दैट वी हैव कवर्ड. तो कल का टाइम भी था आपके पास. तो एक बार मुझे जरा चैट बॉक्स में ये बता दो कि आफ्टर अटेंडिंग द डिस्कशन टिल द साइड डिस्टेंस, जहां तक कभी हम लोगों ने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है वहीं तक की बातचीत हो रही है. आफ्टर अटेंडिंग द डिस्कशन टिल द साइड डिस्टेंस, आर यू एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन? आर यू एबल टू सॉल्व द PYQ? नहीं, कल कोई क्लास नहीं थी बेटा. कल कोई क्लास नहीं थी, बताया था. कल कोई क्लास नहीं थी. गेट और ESE के PYQ सभी लोग सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए. सभी लोग गेट और ESE के PYQ सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अरे शिवम, कैसे अलग आंसर आएगा बेटा? सेम ही आंसर आएगा. कैसी बातें कर रहे हो मेरे लाल? शिवम, ऐसे मत किया करो. देखो, बिल्कुल सही बात बताया करो. ठीक है, ट्राई करोगे नहीं फिर कहोगे. देखो, 0.2 कैपिटल V प्लस एल और 0.7 स्मॉल v प्लस एल. लेट L इज इक्वल टू 6 मीटर और V ले लेते हैं 80 kmph. इन वैल्यू के लिए चेक करके देख लेते हैं. तो ये आ जाएगा 0.2 इंटू 80 प्लस 6. कितना आ रहा है देखो जरा. ये आ रहा है 22. और ये आ रहा है 0.7 इंटू 80 इंटू 5/18 प्लस 6. ये देखो, तो ये आ रहा है 21.55. कहाँ अलग आ रही वैल्यू बताओ? अप्रोक्सीमेटली वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू. किसका था ये क्वेरी? हाँ, तो बार बार बता रहा हूँ, टेक प्रॉपर केयर ऑफ यूनिट्स. दीज आर द एम्पिरिकल फॉर्मूला सजेस्टेड बाय द IRC. और जितने भी एम्पिरिकल फॉर्मूले होते हैं उसमें हमें यूनिट्स का ध्यान रखना होता है. अगर हम यूनिट्स, प्रॉपर यूनिट्स में वैल्यू पुट नहीं करेंगे देन यू विल गेट द इनकरेक्ट वैल्यू. यहाँ पर जो V है मीटर पर सेकंड, यहाँ पर जो V है वो kmph में पुट करना है. इसमें जो B पुट करना है वो मीटर पर सेकंड में पुट करना है. सब्जेक्ट स्टार्ट करते समय स्टार्टिंग की क्लास में ही बताया था कि वेन एवर आई विल राइट कैपिटल V का मतलब है स्पीड वी आर गोइंग टू कंसीडर इन kmph. और स्मॉल v का मतलब क्या है? मीटर पर सेकेंड. तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो डिस्कस नहीं किया गया और मेंशन नहीं किया गया. बस आपने सुन के उसको याद नहीं रखा और भूल गए, मिस कर दिया है, जिसकी वजह से इस तरीके की सिली मिस्टेक्स हो रही हैं. क्लियर है?
ठीक है, देख लेंगे बेटा मोहित, देख लेंगे, ऐसे परेशान मत हो, एक एक क्वेश्चन के लिए बिल्कुल परेशान मत हो, अभी जो डिस्कशन चल रहा चलने दो, ठीक है, डिस्कस कर लेना मेरे साथ सेपरेटली, और ऐसे एक दो क्वेश्चन के लिए पैनिक मत हो, ठीक है, याद है आ जाएगा, अटेम्प्ट करो, दोबारा से ट्राई करो, नहीं सॉल्व हो रहा है एक दो बार ट्राई कर लो, तसल्ली से इत्मीनान से अपना पूरा एफर्ट कर लो, जब लगे कि नहीं अब हम सब कुछ जो कर सकते थे सवाल को सॉल्व करने के लिए वो सब कर लिया है, सॉल्व नहीं हो रहा तो डिस्कस कर लेना, लेकिन उसकी नौबत आएगी नहीं, उसके पहले ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे, तो ये डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, तो भैया हम लोगों ने अब तक जो बातचीत करी थी वो हम लोग पहुंच गए थे, लेट्स टॉक अबाउट, वी वर टॉकिंग अबाउट द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड, जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड के बारे में बातचीत कर रहे थे। एक तो इतने कपड़े पहन लिए कि हाथ भी नहीं उठ रहा है? कुछ ज्यादा ही कपड़े हो गए, लेकिन ठंड बहुत है, अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो दिक्कत भी हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं। तो जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड में आप लोगों ने बात कर ली थी क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स ऑफ रोड्स के बारे में, और हम लोगों ने बातचीत कर ली थी साइड डिस्टेंस के बारे में। बेटा अब जो कहानी शुरू हो रही है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, ठीक है, जितना कुछ अब तक आपने पढ़ा है उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट होने जा रहा है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलना है हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, जिसको हम लोग बोलना है हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ रोड। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आइए जरा इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये साइड डिस्टेंसेस निपटा दिए और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ द रोड की बातचीत होगी, और इसी में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे सुपर एलिवेशन। तो बेहतरीन सा कंसेप्ट है, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फ्रिक्वेंट कंसेप्ट है, जहां से सवाल आते रहते हैं। तो बहुत इत्मीनान से, कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम अपने पास, वी हैव सफिशिएंट टाइम। तो अब धीमे धीमे एक एक चीज को, कहानी को शुरू करते हैं। अभी तक जब हम लोग साइड डिस्टेंस की बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने रोड का जो अलाइनमेंट कंसीडर किया था वो एज ए स्ट्रेट रोड बात किया था। बोलो, टिल नाउ वी हैव कंसीडर्ड द अलाइनमेंट ऑफ द रोड एज द स्ट्रेट, यस और नो? कहीं पे भी कर्व वर्व की बात नहीं करी थी, यस और नो? लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर चेंजिंग द अलाइनमेंट, फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन, अगर हमें अपने ट्रैफिक की डायरेक्शन को चेंज करना है तो इट मे बी रिक्वायर्ड कि हमें वहां पर कर्व प्रोवाइड करने पड़े। तो कर्व भी होते हैं दो तरह के, एक होता है हॉरिजेंटल कर्व और एक होता है वर्टिकल कर्व। जब आप किन्हीं भी पॉइंट्स के बीच में कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो सभी के सभी पॉइंट्स एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, मतलब एलिवेशन चेंज नहीं हो रहा है, ऑल द प्लेन पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, और वहां पर जो हम कर्व प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल कर्व। और जब हम कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन अलग अलग पॉइंट्स का एलिवेशन जो है वो भी वेरी कर रहा है, तो ऐसे कर्व को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कर्व। दोनों ही कर्व के बारे में हम लोग को डिस्कस करना, जैसे चढ़ाई और ढाल देखा है, नीचे से ट्रेन निकल रही है, ऊपर से आप निकल रहे हैं, इस तरीके के ओवर ब्रिजेस आपने देखे होंगे, अंडर पासेस आपने देखे होंगे। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर भी कर्व प्रोवाइड किया गया है लेकिन सारे पॉइंट्स कर्व के सेम पॉइंट में नहीं है। तो ये इस तरीके का कर्व यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, और यू हैव ऑब्जर्व दिस कर्व। आपका व्हीकल ये मूव कर रहा है, यहाँ पर आपका व्हीकल कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, तो हर पॉइंट का एलिवेशन जो है वो चेंज हो रहा है, यस और नो? इन द केस ऑफ चढ़ाई और ढाल सभी पॉइंट्स का एलिवेशन जो है वो चेंज हो रहा है, सेम नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जो हम कर्व प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कर्व। लेकिन अगर कहीं आप स्ट्रेट जा रहे थे, आपको लेफ्ट टर्न लेना है, तो कर्व प्रोवाइड कर दिया गया लेफ्ट डायरेक्शन में, उससे क्या आपके पॉइंट का आरएल या एलिवेशन चेंज होता है? आप इस तरीके से स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे थे, लेफ्ट टर्न आया, आप इस तरीके से मूव करके, देयर विल बी नो चेंज इन द एलिवेशन। इसका मतलब सभी पॉइंट्स जो हैं अगर वो एक ही प्लेन पे हैं तो ऐसे कर्व को हम लोग बोल सकते हैं हॉरिजेंटल कर्व,
और अगर पॉइंट्स अलग अलग प्लेन पे हैं उनके बीच में अगर कोई कर्व प्रोवाइड किया जाएगा तो आज के बाद उसको हम लोग बोल देंगे वर्टिकल कर्व। अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, पहले फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल कर्व। बेटा बात तुम्हें ये समझनी है कि जब हमारा व्हीकल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा था तो हमने रोड के सभी एलिमेंट्स को एक एक करके डिजाइन किया, लेकिन जब हमारा व्हीकल किसी कर्व पाथ में मूव करेगा तो क्या कुछ जियोमेट्रिकल डिजाइन में हमें चेंज करना पड़ेगा क्या? विल बी देयर एनी चेंज इन द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड, या रोड के किसी एलिमेंट की डिजाइनिंग में चेंज की रिक्वायरमेंट है क्या? बिल्कुल समझ सकते हैं। तो आपने समझा, आपने बचपन में भी पढ़ रखा है कि व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग ऑन ए कर्व पाथ, जब कभी भी कोई भी बॉडी जो है अगर वो एक कर्व पाथ में मूव करी, व्हेनेवर एनी बॉडी इज मूविंग ऑन ए कर्व पाथ, तो उस पे एक फोर्स एक्ट करता है जिसको हम लोग बचपन से बोलते चले आ रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद आया? Whenever a body is moving on a curve path, it will be subjected to a centrifugal force P, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P की टेंडेंसी क्या होती है कि दैट विल ट्राई टू मूव योर बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर। यस और नो? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कोशिश करता है कि जो भी बॉडी है दैट विल ट्राई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल ट्राई टू मूव योर बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर। यस और नो? of the force P to move your body away from the center. Yes or no? तो that we know. तो अगर ये एक कर्व है तो इस कर्व का कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा। अगर ये कर्व है तो इस कर्व का कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा। यस और नो? बोलो बेटा। और देखो अब सवाल ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट्स से कि ये कोई एक कर्व है, ये इसका सेंटर है, तो इसकी रेडियस को डिफाइन करो, तो आप सिंपली बोल दोगे सर ये इसकी रेडियस आर हो गई। इन दिस वे वी कैन डिफाइन द रेडियस। अब प्रॉब्लम यहां पर एक ये है कि अब जब आप बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल कर्व की, तो हॉरिजॉन्टल कर्व में आपको देखने को मिल रहे हैं दो एजेस। अगर ये हम सेंटर कंसीडर कर रहे हैं तो क्या हम इसे रोड की इनर एज बोल सकते हैं और इसको रोड की आउटर एज बोल सकते हैं? यस और नो? यस और नो? कैन वी कंसीडर देयर आर टू एजेस इन द रोड? रोड के केस में दो एजेस होती हैं। कर्व के सेंटर की तरफ जो एज है उसको हम लोगों ने बोल दिया इनर एज ऑफ द रोड, अदर विल बी कंसीडर एज द आउटर एज ऑफ द रोड। कोई दिक्कत नहीं, तो इनर और आउटर तो लोकेट कर लोगे ना? वी कैन इजिली लोकेट द इनर एज एंड द आउटर एज। यस और नो? कहीं कोई दिक्कत? इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? तो आपने बोला whenever a body will move on a curve path it will be subjected to a centrifugal force P, or the tendency of this centrifugal force P is to move your body away from the center। तो मतलब अगर ये सेंटर है तो ये P फोर्स इस बॉडी को इस सेंटर से दूर ले जाना चाहेगा। कोई दिक्कत? कोई मुझे बताएगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P? P की वैल्यू होती थी mv²/r। इसी फोर्स को हम लोग बोलते थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P। तो अगर ये व्हीकल है जिसका मास m है, जो कि v स्पीड से मूव कर रहा है, एक कर्व पे मूव कर रहा है जिसकी रेडियस r है। अब ये भी चीज समझ लो कि सर कर्व है तो इस कर्व की रेडियस हम कहां से मेजर करें? इनर एज से मेजर करें या आउटर एज से मेजर करें? From where we should measure the radius of this curve? From the inner edge of the road or from the outer edge of the road? ध्यान रखना, ना ही रेडियस हम इनर एज से डिफाइन करते हैं ना ही आउटर एज से डिफाइन करते हैं। ऑलवेज वी विल डिफाइन द रेडियस ऑफ एनी रोड फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। रोड के सेंटर लाइन से हम इसकी रेडियस डिफाइन करेंगे। तो किसी भी रोड की अगर आपको कर्व की रेडियस डिफाइन करनी है, we will define the radius of the curve from the center line of the road।
क्लियर है? तो वी आर नॉट डिफाइनिंग द रेडियस फ्रॉम द इनर एज ऑफ द रोड और नॉट फ्रॉम द आउटर एज ऑफ द रोड, वी आर डिफाइनिंग द रेडियस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जरा फील करके देखो, जरा फील करके देखो यार, एक गाड़ी थी मेरे पास, वो कहाँ चली गई? हैं? एक मिनट रुको जरा। एक मेरे पास कार थी, तो फील करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ना बेटा, ट्राई टू फील द सिचुएशन। अब इस सिचुएशन को देखो, देखो ले आए कार। when the vehicle is moving on a curve path, when the vehicle is moving on a curve path something like this, तो देखो अब इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, अब इस बॉडी पे, इस व्हीकल पे एक फोर्स लग रहा है समथिंग लाइक दिस, दिस इज योर पी फोर्स। तो मैं नहीं लगता है जब हम किसी कर्व पाथ में इस तरीके से मूव कर रहे हैं भाई, अगर ये फोर्स पी लगेगा तो इट विल ट्राई टू मूव योर बॉडी समथिंग लाइक दिस। जब ये व्हीकल कर्व पाथ में मूव करेगा तो इस पी फोर्स की वजह से ये व्हीकल जो है वो इस तरीके से आउटर डायरेक्शन में भागेगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। What this P force will try to do? This P force will try to move your body away from the center, जिसकी वजह से ये व्हीकल जो है ये लेटरल डायरेक्शन में कैन मूव लाइक दिस। यस और नो? एक समस्या और है, अगर ये P फोर्स ज्यादा हो गया, अगर ये P फोर्स ज्यादा हो गया तो इट विल ओवरटर्न द व्हीकल लाइक दिस। ये इस तरीके से व्हीकल को ओवरटर्न भी कर देगा। समझ पाएगी नहीं? तो ये पी फोर्स बड़ा खतरनाक फोर्स है। अच्छा, जब आपका व्हीकल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा था तब पी फोर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? जब आपका व्हीकल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा था तो अभी भी व्हीकल का जो मास है वो m है, व्हीकल जो है वो v स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन स्ट्रेट पाथ में रेडियस जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। स्ट्रेट पाथ की रेडियस जो होती है वो इन्फिनिटी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर डेवलप्ड होने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P क्या है? 0 है। मतलब जब व्हीकल हमारा स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा था तो इस P फोर्स की वजह से कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही अब यही कर लें, हम ब्लॉक करवा देंगे तुम्हें। अभी हम यहाँ डिस्कशन चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट कह रहा है सर मेरा नाम लीजिए। यार हद है, मतलब कुछ तो सिंसियर हो जाओ जिंदगी में। यहाँ आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, कह रहा है सर मेरा नाम ले लीजिए। यही कर लो, नाम ले लो, नाम लेने के नंबर मिलेंगे। नहीं, कर लो कर लो। व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी? ये सिंसियरिटी लेवल है। यू आर एक्सपेक्टिंग यू विल गेट द रैंक। और फिर अभी थोड़ी देर बाद कहेंगे सर मेरे कमेंट्स विजुअल हैं। आदमी के मन में ऐसे विचार आ भी कैसे सकते भाई कि यहाँ पर देखो क्या चल रहा है। एक पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश की जा रही कि समझ जाएं, और ये कह रहे हैं सर मेरा नाम ले लीजिए। नहीं, डोंट रिस्पेक्ट मी। मुझे कोई रिस्पेक्ट की तुमसे जरूरत नहीं है। आप अपनी और अपने टाइम की रिस्पेक्ट करिए।
अपने करियर की रिस्पेक्ट करिए, वही मेरे लिए बहुत। हमारी कोई रिस्पेक्ट ना करो, हमारा हो गया जो होना था, ठीक है। एटलीस्ट रिस्पेक्ट योर टाइम, एटलीस्ट रिस्पेक्ट योर फ्यूचर। पूरा मूड खराब कर दिया यार। अवॉइड ही कर रहे हैं समीर भैया, रुक जाओ 2 मिनट, अवॉइड ही कर रहे हैं भाई, हम भी इंसान हैं, मशीन नहीं है हम कि कमांड दे दिया इग्नोर द कमेंट। तो हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी जज्बात हैं ना। कर रहे हैं, रुक जाओ 2 मिनट का टाइम दे दो, सही हो जाएंगे। क्या बता रहा था मैं? व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग। यस, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन। अब डिस्कशन को कंटिन्यू करो और ध्यान से सुनो बेटा, कि जब हम स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे थे तो ऐसा कोई भी पी फोर्स ना ही डेवलप हो रहा था, ना ही उस पी फोर्स की वजह से हमारे मूवमेंट में कोई डिस्कम्फर्ट आ रहा था, दिक्कत हो रही थी। तो हम लोगों ने उसके लिए डिजाइनिंग में कोई खास चीजें ध्यान नहीं रखी। लेकिन अगर कर्व पाथ है तो वहां पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया कि इन द केस ऑफ कर्व पाथ, व्हेन द व्हीकल विल मूव अलोंग द कर्व पाथ, तो एक पी फोर्स डेवलप हो रहा है। और इस पी फोर्स की टेंडेंसी ये है, चाहत ये है, इच्छा ये है कि वो आपके व्हीकल को लिटरली या तो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करा सकता है, और अगर एक लिमिट से ज्यादा ये फोर्स हो गया तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ये व्हीकल को ओवरटर्न करा दे, ये पूरे के पूरे व्हीकल को क्या करा दे, पलटा दे। तो अब ऐसी सिचुएशन में वी नीड टू कंसीडर दिस फोर्स वाइल डिजाइनिंग द रोड। अब हमें इस फोर्स को डिजाइनिंग करते, रोड को डिजाइन करते समय इस फोर्स को कंसीडर करना चाहिए, यस और नो, और इसको काउंटर बैलेंस करना चाहिए। अदरवाइज इसके इससे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज इट दिस फोर्स कैन क्रिएट द डिस्कम्फर्ट, और हमारी सेफ्टी, हमारे यूजर की कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अब देखो, अगर एक फोर्स बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है पी फोर्स, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स तो होना चाहिए। अब हमारा मेन कंसर्न ये है कि हम ऐसा क्या करें, रोड की जियोमेट्री में क्या चेंज करें कि किसी भी तरीके से एनी हाउ हम इसके अपोजिट कोई फोर्स इंट्रोड्यूस करा पाए। और आपको पता है कि अगर हम अपोजिट फोर्स इसके इंट्रोड्यूस करा देंगे तो वो क्या करेगा, इस पी फोर्स के इफेक्ट को संभाल लेगा, इस पी फोर्स को काउंटर बैलेंस कर लेगा। तो मेन समस्या आती है कि पी फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए ये जो एक्स वाला फोर्स है, इसको कैसे इंट्रोड्यूस कराया जाए, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए रोड की जियोमेट्री में हम लोग क्या चेंज करने वाले हैं, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो व्हाट विल बी द चेंज दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई इन द केस ऑफ रोड डिजाइनिंग, जिससे हम इस प्रॉब्लम का समाधान कर पाएंगे। तो अभी आई हैव नॉट एक्सप्लेन द सॉल्यूशन पार्ट। अभी हमने ये नहीं बताया कि क्या इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा, कैसे इसको ओवरकम करेंगे। बट यहाँ हाँ, अब तक के डिस्कशन से मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी है कि कर्व के केस में प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो एक बार सभी लोग जरा चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म कर दो कि व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम इन द केस ऑफ कर्व पाथ। ये सभी को क्लियर हो गया है कि नहीं? सॉल्यूशन भी देख लेंगे। प्रॉब्लम क्या है कर्व पाथ में इस पी फोर्स की वजह से, यहां तक में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये लेटरल मूवमेंट क्या है, ओवर टर्निंग क्या है, पी फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये सब चीजें क्लियर हैं? ये सभी चीजें सभी को क्लियर हैं? चलिए, तो अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और थोड़ा सा मैथमेटिकली इन चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं।
चलो, तो मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल ये एक कर्व रोड थी जिसमें आपका ये व्हीकल इस तरीके से मूव कर रहा है। इसी चीज को मैंने यहाँ पर एक आई हैव कंसीडर्ड अ क्रॉस सेक्शन लाइक दिस, और ये उसका दूसरा व्यू दिखाता हूं मैं आपको। तो फॉर एग्जाम्पल ये व्हील हैं दो, और ये हमारा डब्बा है, ये कार है। ये देखो, यही वाले दो व्हील तो केवल दिखेंगे जब आप क्रॉस सेक्शनल व्यू ले लोगे, देन ओनली यू विल एबल टू सी दीज टू व्हील। तो ये व्हील ए हो गया और ये व्हील बी हो गया। क्लियर है? चलो अब इसमें कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। मान लो इन दोनों व्हील के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल वी है। अगर ये व्हीकल है तो इस व्हीकल का कहीं ना कहीं तो सीजी होगा। अगर ये व्हीकल है तो इस व्हीकल का कहीं ना कहीं तो सीजी लाई कर रहा होगा, और सीजी की जो हाइट मान लो रोड से वो h है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सीजी अबव द रोड सरफेस ऑफ द व्हीकल? दैट इज द h। ठीक है, हम सभी ये जानते हैं कि व्हील है तो व्हील का वेट भी सीजी से एक्ट कर रहा होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। W इज इक्वल टू mg। अब इस कर्व पे जब ये व्हीकल मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इसमें p फोर्स विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो हम यहां पर इस तरीके से ये p फोर्स भी दिखा सकते हैं। सही है, डायरेक्शन चेक करते रहना। तो p फोर्स विल एक्ट लाइक दिस। तो a हो गया आपका आउटर व्हील और b हो गया आपका इनर व्हील। a हो गया आउटर व्हील और b हो गया इनर व्हील। और कोई फोर्स है क्या? हाँ, जब ये p फोर्स इस व्हीकल को लिटरली बाहर ले जाना चाहेगा, तो इसको रोकने के लिए एक फोर्स थोड़ी बहुत मेहनत करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन का फोर्स, और ये होता है फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब जब व्हीकल आपका लेटरल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देखो, अब जब आपका व्हीकल लेटरल डायरेक्शन में मूव करने की बात कर रहा है, तो विच फ्रिक्शन विल प्ले द रोल? longitudinal friction coefficient or the lateral friction coefficient? When the movement of the vehicle in the lateral direction, in the case of curve, the movement of the vehicle in the lateral direction, in this case, which friction coefficient will play the role? Obviously, अब चीजें क्लियर हो गई हैं। तो ये सर, ये F जो है ये कुछ और नहीं है, ये F जो है वो है लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। ये F जो है सर, ये F है लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। तो मेरे हिसाब से जो जो व्हीकल में फोर्स लग रहे थे वो हमने सारे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। चलो अब मैं जरा कुछ कंडीशंस को एनालाइज करता हूँ। जैसे मैंने बोला, आई वांट टू एनालाइज द कंडीशन फॉर, आई वांट टू एनालाइज द कंडीशन फॉर ओवरटर्निंग। अगर ये व्हीकल ओवरटर्न करता है तो क्या हालात होंगे, उसके लिए क्या कंडीशन है, क्या हम उसको एनालाइज कर सकते हैं? कोशिश तो कर ही सकते हैं। अच्छा बताओ, ये वाला व्हीकल जब कभी भी ओवरटर्न करेगा तो व्हील ए के अबाउट ओवरटर्न करेगा या व्हील बी के अबाउट? whenever the overturning of this vehicle will take place, the overturning of this vehicle will take place about the wheel A or about the wheel B. तो आउटर डायरेक्शन में अगर ओवरटर्न करेगा तो व्हील ए के अबाउट ही ओवरटर्निंग होगी। देखो भाई, ये तुम्हारी गाड़ी थी, ये इस गाड़ी के दो पहिए तुम्हें यहाँ पे दिखाएं, ये आउटर व्हील है, ये इनर व्हील है। जब कभी भी पी फोर्स की वजह से ओवरटर्निंग होगी तो ओवरटर्निंग विल टेक प्लेस अबाउट द आउटर व्हील एंड दैट इज द व्हील ए। शिवम बोल रहे थे व्हील बी, शिवम बोल रहे थे व्हील बी। क्लियर हो गया? अच्छा, कौन सा ऐसा फोर्स है जो इस व्हीकल को ओवरटर्न कराना चाह रहा है? कौन सा ऐसा फोर्स है जो इस व्हीकल को ओवरटर्न कराना चाह रहा है, मूवमेंट जो है ओवरटर्न कराना चाह रहा है? तो आपने बोला सर ये P फोर्स, और एक से अगर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें तो ये H। ये वो मूवमेंट है जो हमारे व्हीकल को ओवरटर्न कराना चाह रहा है। इफ द ओवरटर्निंग ऑफ द व्हीकल विल टेक प्लेस अबाउट द व्हील ए, तो व्हील ए के अबाउट मूवमेंट ले लो, समझ में आ जाएगा कि कौन सा है जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप कर रहा है, कौन सा है जो क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप कर रहा है, पता चल जाएगा। तो आपने लिखा सर अगर इसके अलावा P फोर्स की वजह से यहां पर कितना मूवमेंट लग रहा होगा, तो ये हो गया P इंटू एच।
ये फ्रिक्शन फोर्स इसी व्हील ए से पास हो रहा है, तो इसकी वजह से कोई यहां पर मूवमेंट डेवलप नहीं होगा। इसको रोकने के लिए एक मूवमेंट और लगेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं W/B/2। जल्दी बोलो हाँ या ना। सेल्फ वेट जो है वो चाह रहा है कि तुम्हारा व्हीकल ओवरटर्न ना करे, पी फोर्स जो है वो चाह रहा है कि तुम्हारा व्हीकल ओवरटर्न कर जाए। तो पी फोर्स की वजह से जो मूवमेंट डेवलप हो रहा है और डब्ल्यू फोर्स की वजह से जो मूवमेंट डेवलप हो रहा है, उनकी कंडीशन जो है, उनके जो नेचर हैं वो अपोजिट हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज डेवलप कर रहा है पी, और डब्ल्यू क्लॉकवाइज डेवलप कर रहा है। हैव यू गॉट द पॉइंट बेटा? यहां तक की बात क्लियर हो गई। अच्छा, अगर मैं बोलूं किसी भी तरीके से अगर ऐसा हो जाए, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, तो मैं P/W की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? B/2H। P जो है वो आपके व्हीकल को ओवरटर्न कराना चाह रहा है, W जो है वो आपके व्हीकल को रोकना चाह रहा है। तो अगर ये P/W B/2H के बराबर होगा, तो क्या यहां पर व्हीकल की ओवरटर्निंग होगी? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? इस P/W को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इस P/W को हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर, या इसी को आप बोल सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। दिस इज नोन एज द इम्पैक्ट फैक्टर और द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। तो इसकी बातचीत करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है। चलो अभी कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं W = P बराबर होता है mv²/r, सभी लोग जानते हैं। और W होता है mg। यहां से m की वैल्यू निकालने तो आ जाएगी W/g। तो यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दो तो P हो जाएगा W/g × v²/r। तो ये P/W की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? स्मॉल v²/gr। और अगर यहीं पे यूनिट चेंज कर लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी v²/127r। देख लो। तो अगर मैं बोलूं P/W या फिर इम्पैक्ट फैक्टर या सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की जो वैल्यू है वो B/2H के बराबर है, तो इस कंडीशन पे ओवरटर्निंग नहीं होगी। इस कंडीशन पे ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल नहीं होगा, या इस कंडीशन तक ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल नहीं होगा। कैन आई से लाइक दिस? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? बोलो बेटा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? सर प्लीज एक्सप्लेन इट वंस। क्या कौन सा एक्सप्लेन करना पॉइंट? विकास बोलो। विच पॉइंट आई नीड टू एक्सप्लेन अगेन? विकास, कौन सा पॉइंट दोबारा से एक्सप्लेन करना बता दो। P/W कहां से आया? ये P/W कहां से आया? अरे यार कैसी बात कर रहे हो? ये कंडीशन थी, इस W को यहां ले आओ, इस H को यहां भेज दिया, ऐसे आया। W को इसके नीचे ले आया, H को उसके नीचे भेज दिया। अभी P/W की वैल्यू निकालने के लिए क्या हुआ? P होता था सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, जिसकी वैल्यू होती थी mv²/r। हम जानते हैं कि W = mg होता है, हमने यहां से m की वैल्यू निकाल ली। वो W/g क्या है? B/h क्या है? कहाँ चले गए थे मोहित? कहाँ चले गए थे? तुम लोगों ने सोच रखा है कि सिलेबस कराने ही नहीं देंगे सर को? ये सब क्या बताया था? ये B है, ये H है, नहीं बताया था? दोनों व्हीकल के बीच की डिस्टेंस जो है वो B है। H इज द हाइट ऑफ द CG अबव द रोड सरफेस। हमारे व्हीकल के CG की जो हाइट है वो H है। और ओवर टर्निंग जो हो रही थी वो व्हील ए के अबाउट आपने मूवमेंट ले लिया, तो P फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस P इंटू H, इसको रोकने वाला W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगी? B/2। यहां से P/W की वैल्यू निकाल ली जो कि B/2H के बराबर आ रही है। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं ओवर टर्निंग नहीं होगी। क्लियर है?
चलो और अगली एक कंडीशन को एनालाइज करते हैं। अगर मैं बोलूं कि कोई लेटरल मूवमेंट ना हो, अगर मैं बोलूं कोई कोई भी लेटरल मूवमेंट ना हो इस व्हीकल का, तो जरा क्या कंडीशन है, डायग्राम को देखो। अच्छा, इस व्हीकल को लेटरली आउटवर्ड डायरेक्शन में कौन मूव कराना चाह रहा है? विच फोर्स इज ट्राइंग टू मूव योर व्हीकल लिटरली इन द आउटवर्ड डायरेक्शन? डायग्राम तुम्हारे सामने है, देख के बताओ। ऐसा कौन सा फोर्स है जो आपके व्हीकल को लिटरली आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहा है? पी फोर्स। ठीक है, ये आउटवर्ड ना मूव करे ऐसी कोशिश कौन सा फोर्स कर रहा है? इसके लेटरल मूवमेंट को अपोज करने के लिए कौन सा फोर्स है जो यहां पर एक्ट कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट। तो अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में लिख दें, तो मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू, अगर फ्रिक्शन का फोर्स है, P इज इक्वल टू अगर फ्रिक्शन का फोर्स है, और ये होता है फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट इनटू रिएक्शन, और रिएक्शन जो होगी वो सेल्फ वेट के बराबर होगी, तो ये W हो गया। डू यू एग्री? तो फिर से क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, P बाई डब्ल्यू की वैल्यू अगर लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट के बराबर है, तो इस कंडीशन पे लेटरल मूवमेंट भी नहीं होगा व्हीकल का। तो ये लेटरल मूवमेंट वाली कंडीशन भी आपने एनालाइज कर ली, ये लेटरल मूवमेंट वाली कंडीशन भी हम लोगों ने एनालाइज कर ली। देखो जल्दी बोलो हाँ या ना। तो ओवर टर्निंग की भी कंडीशन आपने देख ली, लेटरल मूवमेंट की भी कंडीशन आपने देख ली। अब हमारा मन कर गया कि हम और भी कंडीशन कंडीशन खेलेंगे। अब हमारा मन कर गया कि अब हम और भी कंडीशंस जानने की कोशिश करेंगे। कैसी कंडीशंस जानना चाहते हो? अब हम चाहते हैं टू अवॉइड बोथ ओवर टर्निंग, ना ही व्हीकल की ओवर टर्निंग हो और ना ही व्हीकल में लेटरल मूवमेंट हो। ऐसे सिचुएशन को हम किस कंडीशन से डिफाइन कर सकते हैं? इफ वी वांट टू अवॉइड द बोथ लेटरल मूवमेंट ऑफ द व्हीकल एंड द ओवर टर्निंग ऑफ द व्हीकल, तो क्या मैं लिख सकता हूं P बाई डब्ल्यू की जो वैल्यू है, इट शुड बी लेस देन मिनिमम वैल्यू ऑफ, एक तो B बाई 2H और दूसरा F। ध्यान से देखो इस कंडीशन को, फिर बताओ। B बाई 2H जो है और F है, इन दोनों में से भी जो मिनिमम है उससे भी कम वैल्यू है आपके P बाई डब्ल्यू की, तो ना ही ओवर टर्निंग होगा और ना ही लेटरल मूवमेंट होगा। सही लिखी कंडीशन, चेक कर लो। If we want to avoid the both lateral movement of the vehicle and the overturning of the vehicle, so that condition we can explain like this, that P by W should be less than B by 2H and minimum of B by 2H and F। देख लो, कहीं कोई डाउट हो तो बोलो। यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट हो और कोई क्वेरी हो तो बोलो। सही है, देख लो, कोई जल्दी नहीं, आराम से टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। चलो और अब और कंडीशन जानते। अब मैंने बोला इफ द व्हीकल व्हीकल स्किड्स प्रायर टू ओवर टर्निंग, जरा पहले इसको समझने की कोशिश करो। इस लाइन का मतलब क्या है? ये लाइन बोलना चाह रही कि व्हीकल जो है उसमें लेटरल स्किड पहले हुआ है, ओवर टर्निंग बाद में हुई है। तो पी फोर्स की वजह से पहले व्हीकल क्या कर गया, स्किड कर गया और फिर ओवरटर्न करता है। स्किडिंग इज अकरिंग फर्स्ट, देन ओवरटर्निंग ऑफ द व्हीकल इज अकरिंग। तो हाउ यू कैन डिफाइन दिस कंडीशन? इस कंडीशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बोलो भाई। स्किड व्हीकल पहले कर रहा है और ओवरटर्निंग बाद में हो रही है, इसका मतलब क्या है? स्किड वाला फैक्टर है F, ओवर टर्निंग वाला फैक्टर है B बाई 2H। स्किडिंग पहले हो रही है, ओवर टर्निंग बाद में हो रही है। कैन आई एक्सप्लेन द कंडीशन लाइक दिस? इसका मतलब हमारे F की जो वैल्यू है वो B बाई 2H से कम पड़ गई। इसका मतलब जो हमारे F की वैल्यू है वो B बाई 2H से कम हो गई। यस और नो? स्किड भी सर P फोर्स के चलते हो रहा है ना? हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल, पी फोर्स दो चीजें करवा रहा था, एक तो व्हीकल को स्किड करा रहा था और दूसरा ओवरटर्न करा रहा था। बोलो बेटा। बोथ अपोज ईच अदर, अपोज क्यों करेंगे? फ्रिक्शन फोर्स एंड पी विल अपोज ईच अदर। फ्रिक्शन फोर्स और पी फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। क्लियर? अब मैं एक और कंडीशन लिखता हूं। मैंने बोला व्हीकल, व्हीकल ओवरटर्न प्रायर टू स्किड। लो, अब व्हीकल में ओवर टर्निंग पहले हो रही है। अरे भैया, जब आप कर्व में जा रहे हैं दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब आप कर्व में मूव कर रहे हैं तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, समझो। जब आप कर्व में मूव कर रहे हैं स्लाइड, पहले क्या, ये वाली कंडीशन समझो, पहले व्हीकल ऐसे स्किड किया फिर ओवर टर्न कर गया। ये वाली कंडीशन क्या बोल रही है कि पहले व्हीकल पी फोर्स की वजह से ओवर टर्न कर गया फिर स्किड कर रहा है। पहले व्हीकल इस तरीके से क्या कर गया, ओवर टर्न कर गया और फिर स्किड कर रहा है। यहां पर पहले स्किडिंग हो रही देन ओवर टर्निंग हो रही है। अब समझ में आया दोनों कंडीशन? हाँ स्नेहा समझा रहे हैं, देखो तुम ही समझा रहे बेटा, तुम ही को समझा रहे हैं, देखो। तो पहले क्या हो रहा है बाद में क्या हो रहा है, इसको पहले फील तो करो। पहले ओवर टर्निंग हो रही कि पहले लेटरल स्किड हो रहा है? तो ऐसा कैसे हो रहा है? दोनों हो पी फोर्स की वजह से रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। दोनों जो हो रही चीजें ओवर टर्निंग और लेटरल स्किड, दीज आर अकरिंग ड्यू टू द फोर्स पी ओनली। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है? तो अब आप लिख सकते हैं, देखो ओवर टर्निंग का फैक्टर होता था B/2H, स्किड का फैक्टर होता था F। क्या पहले हो रहा है वो कम होगा, तो F ये वैल्यू कम हो गई, तभी ओवर टर्निंग पहले हो गई, लेटरल स्किड बाद में हुआ। नाउ हैव यू गॉट ऑल दीज कंडीशंस? अच्छा, अभी तक इस पी फोर्स के होने के बावजूद क्या आपने रोड की जियोमेट्री में कोई चेंज किया है? नहीं। टिल नाउ, अभी तक मैंने इस पी फोर्स को बैलेंस करने के लिए अपनी रोड की जियोमेट्री में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। कोई चेंज दिख रहा हो तो बताओ। एज ऑफ नाउ वी हैव नॉट अडॉप्टेड एनी चेंज टू काउंटर बैलेंस दिस फोर्स पी। अभी केवल हमने ये समझा है कि इस पी फोर्स की वजह से क्या क्या खेल हो रहा है। तो मैं नहीं लग रहा है कि अगर आपने रोड की जियोमेट्री में कोई चेंज नहीं किया और कोई व्हीकल आपका कर्व पाथ में मूव कर रहा है, अगर आपने रोड की जियोमेट्री को चेंज नहीं किया और कोई व्हीकल आपका कर्व पाथ पे मूव कर रहा है, तो हमेशा बेचारा इस संघर्ष कर रहा होगा। ऑलवेज देयर विल बी अ चांस ऑफ द ओवरटर्निंग ऑफ द और द लिटल स्किड ऑफ द व्हीकल, क्योंकि पी फोर्स तो काम कर ही रहा है ना, क्योंकि पी फोर्स तो अपना काम कर ही रहा है ना लगातार। तो अगर हम कोई डिजाइनिंग में चेंज नहीं करते हैं, तो अगर मैं बोल रहा हूं दो व्हील हैं इसके, ये एक व्हील ए है और ये एक व्हील बी है, ये आउटर व्हील है और ये इनर व्हील है, ये व्हीकल का आउटर व्हील है और इनर व्हील है, तो मैंने नहीं लगता है हमेशा देयर विल बी द चांसेस ऑफ द ओवर टर्निंग। इसका मतलब आउटर व्हील पे जो प्रेशर होगा, अगर ये ए व्हील है और ये बी व्हील है, तो इस पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर बिलो द व्हील ए विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रेशर बिलो द व्हील बी, क्योंकि हमेशा व्हीकल की टेंडेंसी होगी कि वो ओवरटर्न कर जाए या तो लेटरल स्किड कर जाए। यस और नो? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑन, अभी देखो को ना ओवर टर्निंग हो रहा है ना लेटरल स्किड हो रहा है, क्योंकि अगर दोनों में कुछ भी हो गया तो खेल खत्म। दोनों में कुछ भी अगर हो गया तो खेल खत्म। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ऑन द वर्ज ऑफ ओवर टर्निंग, ऑन द वर्ज ऑफ ओवर टर्निंग प्रेशर बिलो द व्हील ए विल बी ग्रेटर देन द प्रेशर बिलो द व्हील बी। आउटर व्हील पे जो प्रेशर होगा
वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द प्रेशर बिलो द इनर व्हील। ऐसा होने की वजह से अगर आप देखेंगे तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ रट्स। अब ये रट्स क्या होते हैं? रोड पे ऐसी सिचुएशन पे रट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो तुमने देखा होगा रोड पे, सभी ने देखा होगा, जहां पे लगातार व्हील जा रहे हैं, तो जो हैवी व्हील होता है वहां की पेमेंट थोड़ी सी धंस जाती, सेटल हो जाती, देखा है? पहिए का निशान बन जाता है। नॉर्मली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि देयर विल बी द वर्टिकल सेटलमेंट ऑफ द पेमेंट। जो हमारी रोड की सरफेस है वो वर्टिकली सेटल कर जाती है, जहां से लगातार हैवी वाला व्हील निकलता रहता है। उसी वर्टिकल सेटलमेंट को हम लोग बोलते हैं रट्स, और इस पूरी कहानी को बोलते हैं रटिंग। क्या बोलते हैं? इस पूरी कहानी को, जो वर्टिकल पेमेंट का सेटलमेंट हो रहा है, इस पूरी कहानी को क्या बोलते हैं? रटिंग। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जब आपकी केस व्हीकल अगर कर्व पाथ में मूव कर रहा है और आपने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं किया है, या आपने रोड की जियोमेट्री में अभी कोई चेंज नहीं किया है, तो रट्स का फॉर्मेशन कहां पर होगा? वेयर द रट्स विल फॉर्म इन द केस ऑफ कर्व वेयर वी हैव नॉट डिजाइंड any particular parameter to counterbalance the effect of this centrifugal force P। कर्व पे तो होगा, बिल्कुल सही बात है। कर्व पे इनर साइड ऑफ द कर्व होगा या आउटर साइड ऑफ द कर्व होगा? यस। तो ये कंक्लूजन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछ लिया जाता है कि कर्व के केस में अगर हम प्रॉपरली इस पी फोर्स के लिए कोई डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द कर्व, there will be the formation of the ruts on the outer side of the curve। सर स्ट्रेट पाथ में भी रट्स देखा हूं सर, वो कैसे आते हैं? पेमेंट ओवरलोडिंग ऑफ द व्हीकल की वजह से। पेमेंट की जो क्षमता है, अगर उससे ज्यादा आप व्हीकल को लोड करके उसके ऊपर से मूव करा देंगे तो क्या होने वाला है? तो क्या होने वाला है? तो ऐसा थोड़ा कि वर्टिकल सेटलमेंट केवल है ज्यादा रिएक्शन की वजह से ही आ रहे हैं। पुअर क्वालिटी का मटेरियल अगर आपने यूज कर लिया, ओवरलोडिंग, तुमने सुना होगा व्हीकल में ओवरलोडिंग पे चालान कट जाता है। क्यों? क्योंकि वो पेमेंट को खराब करता है, क्योंकि उससे आपकी पेमेंट में डैमेज हो रहे हैं। तो एक मैक्सिमम लिमिट है कि इससे ज्यादा लोड आपके व्हीकल का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल डैमेज द पेमेंट। दैट्स वाई ओवर लोडिंग इज नॉट अलाउड। समीर, क्लियर हो गया? समीर, पॉइंट इज क्लियर बेटा? बोलो, क्लियर है पॉइंट सभी को? तो ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता। चलिए, तो चलो अभी तक आपने समझ लिया कि पी फोर्स की वजह से क्या क्या हो रहा है, और काफी हद तक मैथमेटिकली हम लोगों ने इसको एनालाइज भी कर लिया। देखें जरा क्या क्या पढ़ लिया, काफी कुछ पढ़ के काफी आगे आ गए। तो व्हेन एनी व्हीकल मूव्स इन द हॉरिजॉन्टल कर्व इट विल बी सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच विल एक्ट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। सब बता चुके हैं, सब अच्छे से बता चुके हैं। तो ये सब चीजें तुम्हें पढ़नी थी जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। जस्ट एक बार इनको गो थ्रू कर लो। तो आपने बोला ओवर टर्निंग की कंडीशन क्या है, आपने बोला लेटरल मूवमेंट की कंडीशन क्या है, आपने बोला ओवर टर्निंग को अवॉइड करने के लिए कंडीशन क्या है, आपने बोला लेटरल स्किड को अवॉइड करने के लिए कंडीशन क्या है, आपने बोला सर दोनों को अवॉइड करने की कंडीशन क्या है। स्किड पहले हो रहा है, ओवर टर्निंग बाद में हो रहा है, ओवर टर्निंग पहले हो रहा है, स्किड बाद में हो रहा है। ये सभी कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन कर ली हैं। All these conditions we have discussed in detail। अच्छा, ये बात बताओ मेरे लाल भार्गव, कहीं पे ये आया कि एक व्हील की बात हो रही कि दो फोर व्हीलर की बात हो रही है, टू व्हीलर की बात हो रही है? थोड़ा सा तो इसको यूज किया करो यार। एक
एक थ्योरी है जीवन में, चलो अब छोड़ो, बहुत हो गई पढ़ाई, अब तुम लोग को थोड़ा समझा ही दें। डार्विन का एक प्रिंसिपल था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या था प्रिंसिपल वो? पढ़ी कोई डार्विन की थ्योरी पढ़ी बचपन में? पता, शायद डार्विन की थ्योरी थी ये। एक थ्योरी तुमने इस तरीके की जरूर पढ़ी होगी, जो ये बताती है कि जिन चीजों का हम यूज नहीं करते हैं, समय के साथ वो चीजें विलुप्त हो जाती हैं। ये पढ़ा है, सुना है कभी? चलो किसी की भी कोई भी थ्योरी हो, ये सुना जरूर होगा कि जिन चीजों का हम यूज नहीं करते हैं, समय के साथ वो चीजें विलुप्त हो जाती हैं। जैसे समझने के लिए देखेंगे, इंसान को पूंछ का जो टेल थी इंसान की, उसका ज्यादा यूज नहीं किया उन्होंने, तो धीरे धीरे पूंछ खत्म हो गई, पूंछ की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? वैसे भगवान ने एक चीज और दी है, दिया है, इसको बीच बीच में यूज करते रहा करो, क्योंकि अगर इसको यूज नहीं करोगे तो इट मे बी पॉसिबल कि थोड़े समय, थोड़े टाइम बाद ये भी खत्म हो जाए, तब फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसको थोड़ा थोड़ा खुद से भी चलाते रहना है ना? हैव यू गॉट माई पॉइंट? हैव यू गॉट माई पॉइंट, यस और नो? तो ऐसा मत करो कि इसको छोड़ दिया है, जंग लग जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो भैया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो था वो डिपेंड कर रहा था इन तीन चीजों पे। इसमें कहां आ रहा है टू व्हीलर और कहां आ रहा है फोर व्हीलर? m इज द मास ऑफ द व्हीकल, v इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल, r इज द रेडियस ऑफ द कर्व। अब बताओ, अगर आप v और r को सेम कर लो, तो अब बता दो टू व्हीलर और फोर व्हीलर में मास किसका ज्यादा होगा? तो ज्यादा डेवलप्ड किसमें? सेम स्पीड के लिए सेम कर्व पे उस व्हीकल के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा। तो आई थिंक इतना तो कंक्लूजन आप खुद से ड्रॉ कर ही सकते थे। डाउट क्लियर हो गया? डाउट क्लियर हो गया, यस और नो? और कोई डाउट रह गया हो तो बोलो। इज देयर एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेरी टू एनीवन? Is there any other doubt, any other query to anyone? You can ask your doubt, you can ask your query. सर क्या लेटरल कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है? प्लीज डाउट क्लियर कर दीजिए। फ्रिक्शन बेसिकली इट विल डिपेंड अपॉन द पेवमेंट कंडीशन एंड द टायर कंडीशन। पेवमेंट कंडीशन और टायर कंडीशन पे डिपेंड करेगा फ्रिक्शन। स्पीड से कितना देर तक आपको कांटेक्ट टाइम रहा, वो इफेक्ट होता है। तो अगर आप धीमे धीमे चलेंगे तो यू विल एबल टू मोबिलाइज मोर फ्रिक्शन, ज्यादा फ्रिक्शन आप यूटिलाइज कर पाएंगे एज कंपेयर कि आप स्पीड आपकी ज्यादा है। दो चीजें हैं, एक कितना अवेलेबल है और दूसरा है कि आप दूसरा कितना उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं। दोनों बातें हैं। अब एक ही रोड पे एक व्हीकल है जो कि टायर इसके नए हैं, दूसरा व्हीकल है जिसके टायर पुराने हैं, रोड एक ही है। एक ही रोड पे एक व्हीकल के टायर नए हैं, एक व्हीकल के टायर पुराने हैं। जिसके टायर नए हैं उसके टायर सूखे भी हैं, ड्राई भी हैं। जिसके टायर पुराने हैं वो टायर वेट भी हैं। दोनों लोग जब एक ही सेम रोड पे जाएंगे तो फ्रिक्शन का ज्यादा यूटिलाइजेशन कौन कर पाएगा? तो ऑफरिंग दोनों के लिए सेम थी। ये तो वही वाली बात होगी, क्लास चल रही है, अब मैं पढ़ाने वाला हूं, मैं कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं तो सभी को एक ही कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं ना। बोलो भाई, मैं तो सभी को एक ही कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं ना। लेकिन क्या सबकी लर्निंग एक जैसी होगी? क्या सबकी लर्निंग एक जैसी होगी? आंसर इज नो। सिंपल सी बात है। क्यों? सबका कंसंट्रेशन का लेवल अलग अलग है, सबका डेडिकेशन का लेवल अलग अलग है। तो ऑफरिंग तो एक ही है, बट
आप उसमें कितना ग्रैब्स कर पा रहे हैं, दैट विल बी द डिफरेंट थिंग। तो जब आप ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं तो आपका कांटेक्ट टाइम जो होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से आप फ्रिक्शन कम यूज कर पाते हैं। जब आप कम स्पीड से मूव कर रहे हैं तो आपको ज्यादा कांटेक्ट स्टेब्लिश करने का टाइम मिल जाता है। समझ रहे हो? तो वन थिंग, व्हाट इज द फ्रिक्शन दैट इज ऑफर्ड बाय द पेमेंट, जो कि अवेलेबल है, और दूसरा चीज जो आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं अपने व्हीकल के मूवमेंट के लिए। दो अलग अलग बातें हैं। और इसी से रिलेटेड हम लोगों ने एक टर्म देखा था, ब्रेकिंग इफिशियंसी। जितना फ्रिक्शन अवेलेबल है उतना ही हम यूटिलाइज कर लें तो हमारी इफिशियंसी 100% है। जितना फ्रिक्शन अवेलेबल है उसका 50% ही हम यूटिलाइज कर पाए तो हमारी इफिशियंसी 50% है। हैव यू गॉट द पॉइंट? अभी क्लियर हुआ भाई? अभी क्लियर हुआ? बोलिए। नाउ आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक की कहानी क्लियर है सभी को? और कोई डाउट हो और कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। तो एनालिसिस लगभग लगभग हम लोगों ने इस पी फोर्स की वजह से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उन सभी चीजों को एनालाइज कर लिया है। अब हमारा मेन कंसर्न है कि किसी भी तरीके से इस पी फोर्स के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस किया जाए, अदरवाइज ये हमारे लिए, हमारे यूजर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? ओवरटर्न करा सकता है ये व्हीकल को, या फिर मोहित प्रीवियस क्लासेस देख लो मेरे लाल, ठीक है? फॉलो द प्रीवियस क्लासेस। नोट्स कैसे बनाए इस पे ऑलरेडी हम लोग बातचीत कर चुके हैं। तो जो तुमने बीच में कुछ क्लासेस मिस कर रखी हैं उन क्लासेस को कंप्लीट कर लो, ठीक है? और हाथ जोड़कर मेरी आप सभी से विनती है कि बार बार कमेंट मत किया करो। अभी भी देखो फिर वही सेम गलती रिपीट कर रहा बच्चा। सेम फिर कहेगा अरे सर मुझे बड़ा गिल्ट हो रहा है, आप नाराज हो गए, मैंने क्लास को डिस्टर्ब कर दिया। सेम गलती। वी आर ऑन द कंसेप्ट और ये नोट्स की बात कर रहा है। हाँ, मोहित कुमार की बात कर रहा हूं मैं। जनरल डाउट पूछने का भी एक टाइम होता है कि एक बार आपका, हाँ तो सेकंड क्लास है तो बेटा पुरानी क्लास तो करनी पड़ेगी ना। ये लोग इनके पास ज्यादा टाइम था, जो बेचारे 5-7 क्लास कर लिए हैं। तो आपको जब पता है कि आपने क्लासेस को लेट ज्वाइन किया है, कुछ पोर्शन आपने मिस कर दिया है, तो थोड़ा सा चीजों को पहले सुनो, तो पेस में तो आओ। क्या चल रहा है ये समझने की कोशिश तो करो। मूवी देखने जाते हो, शुरू से कोई बैठ के मूवी देख रहा है, तुम पहुंचे सीधे इंटरवल के बाद, तो वहां जाके चिल्लाने लगोगे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बताओ बताओ ये क्या हुआ, ये कहाँ से आए, कहाँ से आए? ऐसा तो नहीं करोगे ना। पहले जाओगे, माहौल समझोगे। अच्छा, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि तुमने तुमने शुरू की मूवी छोड़ रखी है। समझने की कोशिश करोगे, फिर पूछोगे। तुम आए, तुमने एंट्री करी और चालू हो गए। ऐसे नहीं होता मेरे लाल। हम्म? और जिस समय जो डिस्कशन चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर कंसंट्रेशन करें, अदरवाइज क्या बताया जाए। ठीक है, चलें आगे बातचीत करें? नहीं, फिर अगेन सॉरी 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 का सॉरी सॉरी थोड़ा खेल रहे हैं यार। इट्स नॉट मैटर ऑफ सॉरी। हमें बहुत दुख होता है इस बात पे कि जब एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, एक बच्चा टाइम दे रहा है, एक बच्चा मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन एक सही तरीके की वजह से वो ना कुछ सीख नहीं पा रहा है, तो एज ए टीचर, एज ए इंसान हमें भी बड़ा पेन होता है। समझ रहे हो? बस वो पेन निकल रहा, और कोई बात नहीं। तुम्हें डांट नहीं रहे हैं, हम क्यों डांटेंगे भाई? डांट वांट नहीं रहे हैं, दुख है मेरा ये।
अब सबका दुख इजहार करने का अपना अपना तरीका होता है, मेरा ये तरीका है। ठीक है, तो मुझे कोई ऐसा सच कोई ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मेहनत कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, तो रिजल्ट लाओ ना यार। क्लास में जो कुछ सिखाया जा रहा है उसको सीख के जाओ ना। पता लगा 2 घंटे बैठे रहे, कुछ सीखे भी नहीं। अरे तो इससे अच्छा कुछ ऐसा काम करते जिसमें मजा आता और ज्यादा। हम्म कम से कम टाइम तो सही से यूटिलाइज होता। 2 घंटे भी जीवन के निकल गए, कुछ सीखे भी नहीं, मजा भी नहीं आया, तो क्या फायदा। तो जिन लोगों ने भी प्रीवियस क्लासेस मिस कर रखी हैं, सब लोग पहले सारी क्लासेस अटेंड कर लें। सब आपके जो छोटे छोटे डाउट्स एंड क्वेरीज हैं, वो सब आंसर मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं, एक बार देखो तो सही। चलिए भाई, तो अब ये हो गई समस्या। अब बात करते हैं समाधान की। सर बहुत दिक्कत आ रही है, पी फोर्स बहुत परेशान कर रहा है। आइए सर, ये पी फोर्स जो हमारा विलन है, इसको निपटा दिया जाए। पहले सवाल कर लो, तो देख लो ऐसे सवाल भी आते हैं। तो ये दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। अच्छा, अभी 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 आपने नहीं पढ़ा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अभी अभी आपने नहीं पढ़ा है। हाँ, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। दिस क्वेश्चन यू कैन आंसर। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसको बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। वॉट एवर कंसेप्ट वॉज रिक्वायर्ड, इसके लिए क्या कंसेप्ट रिक्वायर्ड था, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में बहुत बातचीत कर ली है। तो सभी लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब आते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। अब इस पी फोर्स के इफेक्ट को कैसे संभाला जाए, ये ओवर टर्निंग ऑफ द व्हीकल या फिर जो लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हीकल की जो प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, इसको कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर एलिवेशन। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर एलिवेशन। इन्हीं को दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कैंट, या फिर इसी के लिए हम एक टर्म और यूज कर लेते हैं, बैंकिंग। सबका मतलब एक ही है, सुपर एलिवेशन बोल दो, कैंट बोल दो, बैंकिंग बोल दो, सबका मतलब एक ही है। चलिए देखिए, तो अभी आपने बोला था कि सर अगर कोई ये कर्व है, तो इस कर्व का ये सेंटर है, तो इस कर्व में जब कभी भी हम रोड बनाएंगे ऐसी सिचुएशन पे, तो सुपर एलिवेशन का कंसेप्ट ये बोलता है कि इनर और आउटर जो एजेस हैं कर्व रोड के केस में, उनका एलिवेशन जो होगा वो सेम नहीं होगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सुपर एलिवेशन होता क्या है, फिर हम ये भी समझ लेंगे कि सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने की वजह से क्या क्या चीजें हम संभाल सकते हैं, कैसे ये चेंज ला रहा है, कैसे ये पी फोर्स को काउंटर बैलेंस कर रहा है। तो नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द सुपर एलिवेशन। तो मैं बोल सकता हूं इन द केस ऑफ कर्व पाथ, सुनो ध्यान से, स्ट्रेट पाथ की कोई बात नहीं हो रही है, स्ट्रेट रोड की कोई बात नहीं हो रही। इन द केस ऑफ कर्व रोड, we will provide the outer edge of the road is at higher elevation as compared to the inner edge. This concept is known as the super elevation, and just by providing the super elevation we will able to counterbalance the effect of the centrifugal force P. लिख देते हैं, in case of curved road provide outer edge of the road, provide outer edge of the road is at higher elevation, is at higher elevation as compared to inner edge of road,
दिस इज नोन एज सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन will counter the centrifugal force P। सुपर एलिवेशन जो है ये P फोर्स के काउंटर बैलेंस कर लेगा। मतलब अगर इसका हम एक क्रॉस सेक्शन देखें तो ये आउटर एज है, ये इनर एज है, क्रॉस सेक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज गोइंग टू बी द इनर एज, दिस विल बी द लेवल ऑफ द आउटर एज। और आप देख सकते हैं इनर और आउटर एज अब यहां पे सेम लेवल पे नहीं है। इनर और आउटर एज जो ऑफ के रोड है वो सेम लेवल पे नहीं है। वी हैव प्रोवाइडेड द आउटर एज ऑफ द रोड एट द हायर एलिवेशन एज कंपेयर टू द इनर एज। इसी प्यारे से कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं सुपर एलिवेशन। क्या होता है सुपर एलिवेशन, ये समझ में आ गया? What do you mean by the super elevation? This point is clear to everyone. अब इस सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करने की वजह से ऐसा क्या हुआ कि जो पी फोर्स की वजह से समस्याएं डेवलप हो रही थीं वो सारी की सारी समस्याएं ही खत्म हो गईं। सवाल ये है ऐसा क्या हुआ कि इस सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करने की वजह से। तो देखो जरा, या तो मैं कहो तो दोबारा डायग्राम बना के दिखा दूं। चलो अब मैं खुद ही बना देता हूं। तो अब आपने बोला सर नाउ द रोड इज समथिंग लाइक दिस, ये एंगल आपने अगर थीटा प्रोवाइड किया है तो अब जो व्हील होगा वो भी तो इस तरीके से मूव कर रहा होगा। तो ये व्हीकल हो गया तुम्हारा, ये मान लो इसका ए व्हील हो गया, ये बी व्हील हो गया, आउटर व्हील और इनर व्हील। ठीक है, सीजी तो सीजी एग्जिस्ट करेगा और सीजी से इसका वेट काम कर रहा है डब्लू, ये एंगल थीटा है। पी फोर्स विल एक्ट लाइक दिस, पी फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा, डब्लू ऐसे काम करेगा। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा व्हीकल जो है वो लेटरल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में रहे तो हम लोग जानते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स शुड बी इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई शुड बी इक्वल टू 0। तो इन फोर्सेस के कंपोनेंट ले लेते हैं। तो अगर ये पी फोर्स है तो अगर इसका एक कंपोनेंट लेंगे एट एन एंगल ऑफ थीटा तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द पी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा पी साइन थीटा। सिमिलरली अगर डब्लू के कंपोनेंट ले लें तो दिस इज गोइंग टू बी द डब्लू कॉस थीटा और दिस विल बी इक्वल टू द डब्लू साइन थीटा। बेटा अगर अब जब आपने यहां पर कंपोनेंट ले लिए हैं तो जरा इसी डायरेक्शन में, इसी थीटा कंडीशन में इस बॉडी को एनालाइज कर लो। तुम्हें नहीं लगता है जस्ट बाय प्रोवाइडिंग दिस सुपर एलिवेशन तुमने पी कॉस थीटा के अपोजिट एक फोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका नाम है डब्लू साइन थीटा। थीटा को 0 करो, थीटा की वैल्यू को 0 करो, बताओ डब्लू साइन थीटा कितना हो जाएगा? जैसे ही ये थीटा की वैल्यू 0 हो गई इसका मतलब रोड के आउटर एज और इनर एज सेम लेवल पे आ जाएंगे। उस केस में ये फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो जस्ट बाय प्रोवाइडिंग अ स्मॉल एंगल, स्मॉल सुपर एलिवेशन थीटा, हमने इस पी फोर्स का जो कंपोनेंट काम कर रहा है इस डायरेक्शन में जो कि पी कॉस थीटा है उसके अपोजिट एक फोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि हमारे व्हीकल के सेल्फ वेट का ही एक कंपोनेंट है, जो कि हमारे व्हीकल के सेल्फ वेट का ही एक कंपोनेंट है। हैव यू गॉट दिस पॉइंट बेटा? हैव यू गॉट दिस पॉइंट, यस और नो? तो ये फायदा हुआ, ये एडवांटेज हुआ, ये एडवांटेज हुआ इस थीटा को सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करने का। whenever we will provide the super elevation, we will provide the super elevation such that हम कुछ इस तरीके से सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे। अच्छा बताओ, एक व्हीकल पहले ऐसे था, इसको ओवरटर्न करना आसान है कि अब व्हीकल ऐसे है। किस केस में ओवरटर्निंग इजी होगा? केस 1 और केस 2।
In which case the overturning of the vehicle will be easy, case 1 or case 2? In which case the overturning of the vehicle will be easy? भैया पहले केस में आसान था, अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ओवरटर्निंग के लिए। केस 2 में अब आपको ज्यादा फोर्स, ज्यादा मूवमेंट अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप इस व्हीकल को ए व्हील के अबाउट ओवरटर्न कराना चाह रहे हैं। तो वही कंक्लूजन है कि ओवरटर्निंग विल बी डिफिकल्ट नाउ इन द केस ऑफ केस 2। हैव यू गॉट द पॉइंट? तो ऑलवेज वी विल प्रोवाइड द सुपर एलिवेशन सच दैट, हम ये मान के सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने से, ये थीटा प्रोवाइड करने से ओवरटर्निंग की समस्या तो खत्म हो गई। तो द प्रॉब्लम ऑफ द ओवरटर्निंग ऑफ द व्हीकल ड्यू टू द फोर्स पी इज रिजॉल्व। दूसरी समस्या क्या थी? एक तो ओवरटर्निंग का प्रॉब्लम था और दूसरी समस्या क्या थी? लेटरल मूवमेंट की। आप क्या चाहते हैं, व्हीकल आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करे या इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे? क्या चाहते हो? कर्व के केस में व्हीकल जो है वो हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करे या इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे? व्हाट डू यू वांट? क्या चाहत है तुम्हारी? कर्व के केस में व्हीकल जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करे या इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे? अरे भैया कहीं ना मूव करे, हम लेटरल मूवमेंट ही नहीं चाहते हैं। इनवर्ड मूवमेंट सेफ थोड़ा है, तुम ऐसे जा रहे हो ठीक है, तुम्हारी गाड़ी ऐसे ऐसे घूमेगी, दिक्कत होगी ना, चाहे वो इनवर्ड हो चाहे वो आउटवर्ड हो। हैं? यस, सवाल को पहले ध्यान से समझा तो करो। पी फोर्स अगर आउटवर्ड मूव कराना चाह रहा था तो दिक्कत हो रही थी, लेकिन अगर किसी भी तरीके से व्हीकल इनवर्ड मूव करेगा लेटरल तो भी तो दिक्कत होगी। तो हम चाहते ही नहीं ना ये इनवर्ड मूव करे ना ये आउटवर्ड मूव करे। मतलब ये बात कह रहे हो तुम कि सर ये बॉडी है, ये बॉडी हम ना चाहते हैं लेफ्ट में जाए और ना हम चाहते हैं राइट में जाए। ऐसा कब होगा? जब इस बॉडी पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो इक्वल हों लेकिन अपोजिट टू ईच अदर हों। यही तो पढ़ा था। अगर दोनों डायरेक्शन पे लगने वाले फोर्स इक्वल हों लेकिन उनकी डायरेक्शन, उनका नेचर अपोजिट टू ईच अदर हो तो ये ना लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा। दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम, दैट बॉडी विल बी अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। चलो वही कर लेता, वही चाहते हम। तो मैंने क्या लिखा? फॉर लेटरल इक्विलिब्रियम, अगर आप लेटरल इक्विलिब्रियम चाहते हो तो क्या करते हैं देखो। तो मैंने बोला उधर वाले जितने फोर्स है बताओ। तो आपने बोला सर एक तो ये पी कॉस थीटा एक्ट कर रहा है, ठीक है। और कोई फोर्स है? ये फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट लाइक दिस, ये फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और कोई फोर्स है? ये बराबर हो जाए सर अगर W साइन थीटा और फ्रिक्शन फोर्स के, तो आई थिंक देयर विल बी नो, आई थिंक देयर विल बी नो लेटरल मूवमेंट। बताओ भाई। और हम जानते हैं फ्रिक्शन का फोर्स होता है फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट इनटू रिएक्शन। तो रिएक्शन तो ये हो जाएगी, तो रिएक्शन में लिख सकता हूं ये हो जाएगी P साइन थीटा प्लस W कॉस थीटा के बराबर। तो फ्रिक्शन का फोर्स हो गया फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट P साइन थीटा प्लस W कॉस थीटा। यस और नो? इसको जरा तमीज से लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा P cos थीटा विल बी इक्वल टू W साइन थीटा प्लस F P साइन थीटा प्लस F W cos थीटा। ये लो पूरा फ्रिक्शन का फोर्स मैंने लिख दिया। अरे पूरा पूरा ये फ्रिक्शन फोर्स P के मूवमेंट को रोकने के लिए, ये लो ये है फ्रिक्शन। ए और बी पे बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरा ही फ्रिक्शन है। ये लो अब ठीक है शिवम। केवल मैंने डायरेक्शन मेंशन करी थी कि जो पी के वजह से आपका व्हीकल आउटवर्ड मूव कर रहा है उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। तो जहां जहां से भी कांटेक्ट होगा, दोनों ही व्हील कांटेक्ट में है ना पेवमेंट से, तो दोनों जगह ही फ्रिक्शन लगेगा।
यस और नो? अब अगर इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो पी वाले टर्म एक तरफ ले आते हैं, तो ये पी कॉस थीटा, देखना जरा ध्यान से देखना, कुछ करना नहीं है, खेल खत्म हो चुका है। तो ये हो गया पी कॉस थीटा। अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ, माइनस एफ पी साइन थीटा, माइनस एफ पी साइन थीटा, इट विल बी इक्वल टू, ये हो गया एफ डब्ल्यू कॉस थीटा, एफ डब्ल्यू कॉस थीटा, और इसको उधर भेज दो, उधर क्या भेज दो, उधर तो था ही है, प्लस डब्ल्यू साइन थीटा, प्लस डब्ल्यू साइन थीटा, यहां से पी कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस पी, नहीं, कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, और यहां से एफ, यहां से क्या कॉमन ले लो, डब्ल्यू कॉमन ले लो, तो एफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये डब्ल्यू को इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा पी बाई डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। देखो ऊपर नीचे डिवाइड बाई कॉस थीटा कर लो, ऊपर नीचे डिवाइड बाई कॉस थीटा कर दो, तो ये आ जाएगा पी बाई डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई कॉस थीटा वन साइन एफ टेन थीटा। तो सुपर एलिवेशन बोल दो, टेन थीटा बोल दो, ई बोल दो, कैंट बोल दो, बैंकिंग बोल दो, सबका मतलब एक ही है। सुपर एलिवेशन बोल दो, कैंट बोल दो, बैंकिंग बोल दो, सबका मतलब एक ही है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे तमीज से लिख सकते हैं क्या, कि P बाई डब्ल्यू विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, E प्लस एफ अपॉन वन माइनस ई एफ। देख लो कोई जल्दी नहीं है, टेन थीटा की जगह ई लिख दिया, टेन थीटा की जगह सुपर एलिवेशन की जगह ई लिख दिया। कोई ऐसा कठिन डेरिवेशन नहीं है, केवल लेटरल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लिया, जो फोर्सेस थे उनको बराबर कर लिया और टर्म को रीअरेंज कर लिया, केवल इतना किया है। आराम से देख लो, आराम से सारे स्टेप्स देख लो, कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। बोलो बेटा। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन आस्क। और भाई P बाई डब्ल्यू की वैल्यू तो अभी अभी निकाल के दिखाई थी, इसको लिख सकते हो वी स्क्वायर बाई जी आर, या फिर इसको लिख सकते हो वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। याद आया? तो ये सबसे जनरल कंडीशन, आपने जनरल इक्वेशन निकाल ली सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन का एंगल क्या होगा? अरे मेरे भाई, सुपर एलिवेशन को आप एंगल थीटा टेन थीटा ई किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। जब आप आउटर एज को विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज हायर एलिवेशन पे ले जा रहे हैं, तो कितने कितने एलिवेशन पे ले जा रहे हैं उसको आपने रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ द सुपर एलिवेशन। ये देखो, तो ये जो थीटा है, इसको थीटा बोल दो, टेन थीटा बोल दो, इसको ई बोल दो, इसको कैंट बोल दो, इसको बैंकिंग बोल दो, सबका मतलब एक ही है, सबका मतलब एक ही है। क्लियर है? द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? कर्व पे कैम्बर भी होगा ना, रुक जाओ, अभी कैम्बर पे मत जाओ, अभी कैम्बर पे मत जाओ। जब जियोमेट्री डिजाइन चेंज हो रही है तो कुछ ना कुछ कैम्बर में भी तो चेंज करना पड़ेगा। सर हमें कितना एंगल सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है वो कैसे पता चलेगा? पहले सुपर एलिवेशन क्या होता है वो तो समझ लो मेरे लाल। विकास, तो विकास की रफ्तार को थोड़ा सा धीमे कर लो, बताएंगे। अभी तो हम यही कोशिश कर रहे हैं बताने की कि सुपर एलिवेशन क्या होता है, कितना प्रोवाइड करेंगे, क्यों प्रोवाइड करेंगे, वो तो आएगा सब ना। अभी अभी तो कहानी शुरू हुई है, एकदम से एकदम स्पीड पकड़ लेते हो। तो अभी बताएंगे, अभी तो सुपर एलिवेशन समझा रहे, अभी एक इक्वेशन निकाली है।
ये बेटा बहुत ही मेन कंडीशन है सुपर एलिवेशन की। इसको आप बोल सकते हैं दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द सुपर एलिवेशन। अब जो सुपर एलिवेशन की जितनी भी बात होगी वो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग करने वाले हैं। अब समझने के लिए एक बात बताते हैं, अभी क्या कितनी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ये बात नहीं कर रहा हूं। देखो, बार बार मैं तुम्हें दिखा रहा हूं ये आउटर एज है, ये इनर एज है। अरे यार, इतना सुपर एलिवेशन थोड़ा होगा। ये तो तुम्हें समझाने के लिए मैं इतना एलिवेटेड बना के दिखा दे रहा हूं। अगर ज्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दूंगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। अगर ये थीटा हमने ज्यादा प्रोवाइड कर दिया तो भी दिक्कत हो जाएगी। ये व्हीकल जो है हमारा वो क्या कर जाएगा, लेटरली इनवर्ड मूव कर जाएगा। पी फोर्स जो हमारे व्हीकल को लिटरली आउटवर्ड मूव कराना चाह रहा था या ओवरटर्न कराना चाह रहा था, अगर आपने ज्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये तो केवल आपको विजुलाइज करने के लिए, समझाने के लिए मैं इतना बता रहा हूं। जनरली सुपर एलिवेशन रोड के केस में इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। कितनी होती है अभी आएंगे उस पर भी। जनरली इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। अच्छा, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो आईआरसी ने पहले ही बता रखा है कि डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू को आपको कंसीडर करना है 0.15। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन क्या लेते हैं, हमने क्या एज्यूम किया, अगर इफ 1 माइनस ईएफ में ईएफ की वैल्यू बहुत कम हो जाए, इफ ईएफ इज वेरी लेस, अगर ई की वैल्यू बहुत कम है और एफ की वैल्यू 0.15 है, तो जाहिर सी बात है ईएफ का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू भी बहुत कम आ जाएगी। और 1 में से अगर बहुत लेस हम घटा दें, जिसको आप ईएफ बोल रहे हैं, तो वैल्यू लगभग इक्वल टू 1 आ जाएगी कि नहीं। एक में से अगर हम बहुत कम क्वांटिटी को माइनस कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो लगभग अप्रोक्सीमेटली इट विल बी इक्वल टू 1, यस और नो, बताओ। तो अगर ये एजम्पशन हम ले लें, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है। अगर रोड के केस में ई एफ के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू बहुत कम है, तो अगर हम उसमें से 1 माइनस ई एफ में से ये ई एफ की वैल्यू माइनस करेंगे तो वैल्यू बहुत कम आ जाएगी। और अगर इसको यहां पर अप्लाई कर दें तो क्या इसी इक्वेशन को प्यार से अब हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने ये इक्वेशन पढ़ रखी होगी। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली इक्वेशन है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली इक्वेशन है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली इक्वेशन है। बोलिए भाई। वेयर ई इज द सुपर एलिवेशन, एफ इज द लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट, वी इज द स्पीड। यूनिट बताओ, यहां पर स्पीड किस यूनिट में पुट करनी है, यहां पर स्पीड जो है वो किस यूनिट में पुट करनी है। यहां पर जो स्पीड है वो किस यूनिट में पुट करनी है, kmph। आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व इन मीटर। आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व, जिस कर्व पे भी आप मूव कर रहे हैं उसकी रेडियस है मीटर में। आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व इन मीटर। क्लियर है बेटा। कह रहे हैं, कुणाल कह रहे हैं मीटर पर सेकेंड, समीर भी कह रहे हैं मीटर पर सेकेंड। भैया क्या चाह रहे हो, हमको ये बता दो यार। आज की क्लास में फिर से बताया, स्टार्टिंग यहीं से करी थी यार, हद है। किसी दिन लाइव क्लास में अगर मेरे आंसू निकल आए ना तो तुम लोग जिम्मेदार होगे। ये देखो, यहां से क्लास आज शुरू हुई थी, यहां से आज क्लास शुरू हुई थी, जहां पर हम लोगों ने सबसे पहले यही एक डाउट लिया था कि कब मीटर पर सेकंड होगा, कब kmph होगा, क्या नोटेशन है, सब अप्लाई करके बताया था। और आज की क्लास में ही, यार तुम 1 घंटे अगर चीजों को याद नहीं रख पा रहे हो, एग्जाम तक कैसे याद रखोगे, हम ये परेशान हैं। हमारी चिंता का कारण समझ रहे हो तुम। हमें इस बात की चिंता हो रही कि तुम
एक दो घंटे अभी अगर चीज़ों को, कंसेप्ट को कैरी नहीं कर पा रहे हो, कह रहे हैं सुपर एलिवेशन के फॉर्मूले में जो वी है जो आपने लिखा है वो मीटर पर सेकंड में होगा। शुरू यहीं से करी थी क्लास, देखो इसके बाद फिर कुछ आगे टॉपिक वॉपिक तो बाद में शुरू किया है, पहले यहीं से शुरू किया था, किसी का डाउट था। और आई थिंक ये समीर का ही डाउट था क्या? समीर एक बार कंफर्म करना बेटा। समीर ये आपका ही डाउट था क्या? दिस डाउट रिलेटेड टू द स्पेस हेडवे, ये किसका डाउट था? अच्छा समीर का नहीं था, किसका था ये डाउट स्टार्टिंग में? When I was explaining this doubt, शिवम का था। अच्छा तो समीर यू आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, या जिनको भी अभी यहाँ पे लगा कि यहाँ पर जो वैल्यू है वी की वो मीटर पर सेकंड में है, वो लोग क्लास में नहीं थे क्या? सुनो यार प्यार से, ध्यान से सुनो। तो लेट लेट क्यों हो रहे हो? रोज रोज बताएं टाइम पे आओ। हैं? चलो भाई तुम्हारी मर्जी, समझाना मेरा काम है, कोशिश करता रहूंगा, बाकी तुम्हारी चॉइस। ठीक है, फिर से लिख दे रहे हैं। ई इज द सुपर एलिवेशन, जो कि 10 थीटा आप कंसीडर कर सकते हैं। एफ 0.15 लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट इसको बोल सकते हैं। लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, वी स्पीड है इन kmph, आर इज द रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर, आर इज द रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर। तो ये आपने जनरल इक्वेशन डिराइव कर ली सुपर एलिवेशन की। देखो हाँ, अगर यहां पर स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन जी आर लिखा हो, ई प्लस एफ इज इक्वल टू, तो यहां पर आप बोल सकते हो वी इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, और जी की वैल्यू आप जानते हैं 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आर इज द रेडियस ऑफ कर्व। तो दोनों ही नोटेशंस आप यूज कर सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। इफ यू वांट टू टेक द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, यूज दिस फॉर्मेट। इफ यू वांट टू यूज द स्पीड इन kmph, यूज द अर्लियर फॉर्मेट। तो फिर आप अर्लियर इसके पहले वाला जो फॉर्मेट था उसको यूज कर लीजिए। क्लियर है बेटा? सो इन दिस वे फाइनली वी हैव डिराइव्ड द, दिस इज द assumption दैट वी हैव कंसीडर्ड, और इसके बेसिस पे हम लोगों ने सुपर एलिवेशन की जो मेन इक्वेशन थी उसको डिराइव कर लिया है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अभी के लिए, आज के लिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, चलेगा? अभी के लिए, आज के लिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। यहां तक की कहानी क्लियर है? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर बेटा? आगे बढ़ सकते हैं? कैन वी मूव फर्दर? एक अगला टर्म और समझो, एक अगला टर्म हम लोग और पढ़ लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेकेंड एक सुपर एलिवेशन की बात करना चाह रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। ये क्या होता है? देखो ये पहली बात तो ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं है। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन इट इज द थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इट इज नॉट प्रैक्टिकली, इट विल नॉट एग्जिस्ट प्रैक्टिकली। क्यों नहीं ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करेगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन होता क्या है। अगर आपने इसके पहले वाली इक्वेशन को ध्यान से देखा हो तो तुम्हें नहीं लग रहा है ये जो है ये था, ये है इफेक्ट सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का? देखो ना, वी स्क्वायर अपॉन, यही तो वैल्यू थी इम्पैक्ट फैक्टर और सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की। इसको इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए दो लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे, एक तो सुपर एलिवेशन ई और दूसरा लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट एफ। देख लो आपके सामने इक्वेशन में भी वो चीजें आ गई हैं। अब हम लोग एक ऐसे सुपर एलिवेशन की बातचीत करना चाह रहे हैं बेटा, इट इज द सुपर एलिवेशन व्हेन द ऑल द इफेक्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी जो कि कर्व पे डेवलप हो रहा था,
उसके सारे इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करेंगे हम लोग केवल और केवल सुपर एलिवेशन की हेल्प से। अगर ऐसा कोई सुपर एलिवेशन होगा तो उस सुपर एलिवेशन को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। अगेन I am repeating how we are defining the equilibrium super elevation. If all the effect of the centrifugal force P is counterbalanced by the super elevation only, that super elevation will be considered as the equilibrium super elevation. अगर ऐसे सुपर एलिवेशन की आप बात करते हो तो आप एक चीज और देखेंगे, एट इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के केस में पता क्या होता है, जो इनर और आउटर व्हील थे, जो इनर और आउटर व्हील थे उन पे रिएक्शन भी सेम हो जाती है। द रिएक्शन or the pressure below the inner and the outer wheel of the vehicle will be same at the equilibrium super elevation. तो जरा बताइए मैंने क्या बोला, if the entire effect of the centrifugal force P is counterbalanced by the super elevation only, इसका मतलब F को निगलेक्ट कर दो, और F को अगर निगलेक्ट कर दोगे तो जो सुपर एलिवेशन बचेगा वही तुम्हारा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन हो जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। इस कंसेप्ट के स्टार्टिंग में ही मैंने ये बात बोली कि ऐसा सुपर एलिवेशन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई मुझे बताएगा क्यों? दिस सुपर एलिवेशन विल नॉट एग्जिस्ट प्रैक्टिकली, व्हाई? दिस सुपर एलिवेशन विल नॉट एग्जिस्ट प्रैक्टिकली, व्हाई? ये सुपर एलिवेशन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है? कोई बताएगा? बिल्कुल, क्योंकि प्रैक्टिकली एफ कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अरे भैया ऐसी कोई रोड नहीं होगी जहां पर लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू जीरो हो जाए। लेकिन टू डिफाइन द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन थ्योरेटिकली वी हैव कंसीडर्ड द वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने एफ की वैल्यू को जीरो कंसीडर कर लिया है। प्रैक्टिकली एफ विल नॉट इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाई दिस कंसेप्ट विल नॉट एग्जिस्ट प्रैक्टिकली। अब सवाल ये कि सर आपने ये बोल दिया कि एट इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन इनर और आउटर व्हील पे जो कर्व पे हमारा व्हीकल मूव कर रहा था उसके इनर और आउटर व्हील पे दोनों ही व्हील पे रिएक्शन या प्रेशर सेम होगा। कैन वी डिराइव इट? कैन वी डिराइव इट? क्या हम इसको डिराइव कर सकते हैं कि क्या हमें चेक कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन पे क्या दोनों व्हील पे, इनर व्हील और आउटर व्हील पे रिएक्शन सेम होगा या नहीं होगा, या कितना होगा? ये तो सर आपने बता दिया तो हमने मान लिया, अब हम चाहते हैं कि हम इसको डिराइव भी कर पाए। चलो देखो एक चीज बताओ मुझे, जैसे मैं बोलूं फॉर एग्जांपल दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड और द यूडीएल, जिसकी तुम्हें लेंथ पता है और यूडीएल पता है, तो क्या तुम इन दोनों व्हील के इस बीम के लिए ये रिएक्शन निकाल लोगे? इतना तो कर ही लोगे। अगर आपको एक बीम पता है, उस पर लोडिंग पता है, उसकी लेंथ पता है, तो क्या तुम ये रिएक्शन निकाल पाओगे? पढ़ा होगा, मैकेनिक्स में भी पढ़ा है, सोम में भी पढ़ा है, बेसिक सी बात है सिविल इंजीनियर के लिए। तो ऐसे में रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज करते थे। अब हमने तो करी थी, तुम लोग अभी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हमारे जमाने तक तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज होती थी, आई होप आप लोग भी कर रहे होंगे अभी। वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती थी समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, अलजेब्रिक समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। इन तीन इक्वेशंस की हेल्प से, इन तीन इक्विलिब्रियम कंडीशंस की हेल्प से हम रिएक्शन को फाइंड आउट कर लेते थे। वही तुम्हें यहां पर भी करना है, कुछ नया थोड़ा करना है, घबरा क्यों रहो। चलो जरा देखो,
आपने बोला अब जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया गया है वो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन है। ये हमारा व्हील ए था, ये हमारा व्हील बी था, ये व्हीकल कुछ इस तरीके से था, ये इसका सीजी था, इस सीजी से वेट डब्लू काम कर रहा था, पी फोर्स कुछ ऐसे काम कर रहा था, ये एंगल थीटा था। आपने इसके कंपोनेंट लिए थे तो ये हो गया था पी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट आ गया था पी साइन थीटा। सिमिलरली डब्लू के कंपोनेंट लिए थे, ये टर्म आ गया था डब्लू साइन थीटा, और एक और फोर्स आ गया था डब्लू कॉस थीटा। यहां पर आपने दिखाया था फ्रिक्शन का फोर्स जो कि होता था फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट इनटू रिएक्शन। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो अब ये प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली फ्रिक्शन का फोर्स हो गया जीरो। सीजी के जो हाइट है वो हमें पता है h है, और इन दोनों व्हील के बीच की जो डिस्टेंस है हमें वो भी पता है b है। मेरे ख्याल से जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सभी फोर्सेस मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं। मेरे ख्याल से जितने भी फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं, आई हैव रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस। देख लो। तो एट इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन आप ही बोल रहे थे कि सर लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट विल नॉट एग्जिस्ट, और जब लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमने एफ की वैल्यू को जीरो रखा, और एफ की वैल्यू को जीरो रखते ही क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो गया। अब मेरी इच्छा क्या है कि इस कंडीशन के लिए मैं निकालना चाह रहा हूं व्हील ए पे रिएक्शन, चलो मैंने इसको आर ए बोल दिया, और व्हील बी पे रिएक्शन इसको आर बी बोल दिया। क्या इस सिचुएशन के लिए आप आर ए और आर बी की वैल्यू पता लगा सकते हैं? फॉर दिस सिचुएशन कैन यू फाइंड आउट द रिएक्शंस ऑन द आउटर व्हील, दैट इज द आर ए, and the reaction on the inner wheel, that is the RB? फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बोलो बेटा। तो ट्राई तो कर ही सकते हो इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करके। और जब आप ये रिएक्शन निकालेंगे तो अलजेब्रिक समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, अलजेब्रिक समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, अलजेब्रिक समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से फिर आपको पता चलेगा कि यस, एट द एंड यू विल फाइंड कि आर ए विल बी इक्वल टू आर बी। अगर सुपर एलिवेशन अगर सुपर एलिवेशन इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन है तो आर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर बी। आई होप द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। बोलो बेटा। तो कीप ट्राई, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। तो यह आपका आज का हो गया होम असाइनमेंट। फाइनली यू नीड टू प्रूव दैट फॉर दिस सिस्टम, फॉर दिस कंडीशन, दैट आर ए विल बी इक्वल टू आर बी। ट्राई करना, हो पाएगा? जल्दी बोलो हाँ या ना। तो बेटा ये आज की क्लास का डिस्कशन था। आज की क्लास में हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ ली। तो आज की क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द, अभी आगे और भी डिस्कस करेंगे तो क्या क्या टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए। वी हैव स्टार्टेड विद द पहले हम लोगों ने कुछ कंडीशंस डिराइव करी, कंडीशंस फॉर ओवरटर्निंग, लेटरल मूवमेंट, स्किडिंग, इन सब की हम लोगों ने बातचीत करी। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हॉरिजॉन्टल कर्व के केस में, हॉरिजॉन्टल कर्व के केस में इफेक्ट ऑफ पी देखा। फिर हम लोगों ने सुपर एलिवेशन के कंसेप्ट को समझा। सुपर एलिवेशन को समझने के बाद हम लोगों ने उसकी जनरल इक्वेशन या फिर जनरल फॉर्मूले को डिराइव किया। और एट द लास्ट वी हैव डिस्कस्ड द कंसेप्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। लास्ट में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की कंसेप्ट के बारे में भी बातचीत की। तो ये आज की क्लास का डिस्कशन है। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी फ्रॉम द टुडेज क्लास, जितना कुछ भी जो कुछ भी हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किया है, इस डिस्कशन में अब अगर किसी को कहीं पे कोई भी डाउट है, कहीं पे कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी।
और अगर कहीं कोई डाउट, कहीं कोई क्वेरी नहीं है, तो कंफर्म कर देंगे सभी लोग कि यस सर, द डिस्कशन फ्रॉम द टुडेज क्लास इज क्लियर टू एवरीवन, सो दैट वी कैन एंड दिस क्लास। ठीक है। तो यस, नाउ यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग। आप अभी गेट और ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं धीमे धीमे, ग्रेजुअली। अभी द टॉपिक ऑफ द सुपर एलिवेशन इज नॉट ओवर। अभी सुपर एलिवेशन का ये टॉपिक ओवर नहीं हुआ है, ठीक है। अभी सुपर एलिवेशन का टॉपिक एक तरीके से स्टार्ट हो गया। अभी इसके बारे में अभी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर आई एम इन सेकेंड सेम, इट्स टू अर्ली टू प्रिपेयर, सॉरी फॉर irrelevant doubt. No, no, it's not irrelevant. Now we have discussed the topic. अब आप बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा, कोई ऐसा नहीं कि आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो एग्जाम के पैटर्न को जितना अच्छे से समझ जाएंगे उतना अच्छा है। तो इसमें ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी हो गया, देर होती जल्दी नहीं होता है, समझ रहे हो। तो अगर आप जल्दी स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट द आइडिया, आपको पता चलेगा, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जिस समय तक आपके साथ वाले लोग इस एग्ज़ाम से बिल्कुल अनअवेयर होंगे, उस समय आपको इस एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पता होंगी। तो स्टार्टिंग में ऐसा कोई लोड नहीं है। अभी आपके जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, जैसे आप मैथमेटिक्स अभी आप पढ़ रहे होंगे, सेकेंड सेमेस्टर में है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में जनरली मैथमेटिक्स रहता है। और गेट में मैथमेटिक्स आपका 15 नंबर का वेटेज रखता है, 13 नंबर का, समझ रहे हो। 13 नंबर का वेटेज रखता है। तो अगर आप मैथ वाले पार्ट को ही कंप्लीट कर लेते हैं तो 13 नंबर आपके हो जाएंगे। और साथ साथ आप ये पता करते रहिए आपकी गेट की क्या कैसी तैयारी है, तो इट डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। ये हेल्प करेगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप अभी से सिंसियर हैं तो यू विल हैव द सफिशिएंट टाइम, और बहुत अच्छे से आप अपनी आने वाली इस तैयारी को, इस टाइम को बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो। सर आपने जो आज क्वेश्चन कराया था उसमें लेटरल फ्रिक्शन और P इक्वल तो ओवर टर्निंग नहीं होगा। लेट P बाई डब्ल्यू, मोहित P बाई डब्ल्यू, P बाई डब्ल्यू इम्पैक्ट फैक्टर से कंपेयर करेंगे। P बाई डब्ल्यू B/2S से कंपेयर कर लीजिए, P बाई डब्ल्यू F से कंपेयर कर लीजिए, देन यू विल गेट। देखो P जो है वो डिस्टर्ब करना चाह रहा है, W जो है वो सपोर्ट करना चाह रहा है। तो उसी का रेशियो देख रहे हैं आप, उसी का रेशियो देख रहे हैं। सर आई एम इन थर्ड ईयर, शुड आई अप्लाई फॉर गेट 2025? अब कहाँ से अप्लाई? अच्छा 2025 की बात कर रहे हो। हाँ बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। थर्ड ईयर आर एलिजिबल एज पर द गेट नोटिफिकेशन जो अभी है। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल, दे कैन ऑल्सो अप्लाई। तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी का वो लेवल है तो बिल्कुल आपको तैयारी को चेक करने के लिए, एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने के लिए, एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो आई होप द एंटायर डिस्कशन। हाँ हाँ, तो नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं। नेक्स्ट ईयर मतलब आप थर्ड ईयर में भी आप गेट दे सकते हैं और फाइनल ईयर में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप द एंटायर डिस्कशन फ्रॉम द टुडेज क्लास इज क्लियर टू एवरीवन। बिल्कुल 2025 तक आपको बहुत कुछ कवर हो जाएगा, और आप इस पोजीशन पे होंगे कि ना ही केवल एग्ज़ाम दे पाएं, आप उस एग्ज़ाम में अच्छी रैंक भी ला सकते हैं। यू विल बी इन दैट पोजीशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो कीप रिवाइजिंग योर कंसेप्ट्स को रिवाइज करते रहेंगे, वही अपनी पुरानी बातें जिनमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाते रहेंगे। गेट और ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहेंगे। जैसे जैसे हमारे कंसेप्ट्स आगे बढ़ रहे हैं उसी रफ्तार से आप क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करते रहे। थर्ड सेमेस्टर वाला दे सकता है क्या? नहीं, थर्ड सेमेस्टर नहीं दे सकता, थर्ड सेमेस्टर नहीं दे सकता, ठीक है। क्लियर बेटा? यस, तो आई होप द एंटायर डिस्कशन फ्रॉम द टुडेज क्लास इज क्लियर टू एवरीवन। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। सभी लोग अच्छे से ध्यान रखें, मौसम थोड़ा खतरनाक है,
तो अपने आप को थोड़ा सा प्रिवेंट करके रखें इस मौसम से। थोड़ा 2-4 दिन की बात है, फिर थिंग्स विल बी नॉर्मल। और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं फॉर द फर्दर डिस्कशन टुमारो सेम टाइम 7 PM। एवरीवन डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम। सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्लास को टाइम पे ज्वाइन कर लें, जिससे नहीं सर सीजी में उतना कोल्ड नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है, जहाँ पर नहीं अच्छी बात है, जहाँ पर है। अब ऐसा थोड़ा कि प्रिवेंट करने के लिए पहले ठंड करवाएंगे। हाँ, जहाँ पर नहीं है बहुत अच्छी बात है, जहाँ पे है वो थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, so this was all about for this class. Thank you everyone, keep learning. Thank you.